And today's topic is a NumPy. NumPy stands for Numerical Python. Basically, NumPy is a fundamental package for scientific computation in Python. It is a Python library that provides a multidimensional array object, derived objects such as array and matrices, and it will include some mathematical operation like logical operation, shape, manipulation operation, sorting, selecting, input-output operation, and various Fourier transformation and basically linear algebra. In short, the NumPy is basically a complete package where you can deal with the internal math. तो डेटा साइंस के अंदर जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द NumPy. तो NumPy एक ऐसी पावरफुल लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जिसको हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो NumPy का यूज क्यों किया गया? अर्लियर देयर वाज अ हर्डल इन द पाइथन इन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कि पाइथन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था पहले. एंड पाइथन वाज नॉट दैट मच पॉपुलर लैंग्वेज जब तक NumPy उसके साथ ऐड नहीं हुआ था. बिकॉज की पाइथन जो लाइब्रेरी जो लैंग्वेज है वो बहुत स्लो थी. ठीक है. तो अब जो रिसर्चर्स हैं उनके पास जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा, तो पाइथन उसको इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था डेटा को. तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन निकाला गया कि सिंटेक्स वाइज पाइथन इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा एंड अदर लैंग्वेजेस, लेकिन वो प्रोसेसिंग वाइज स्लो है. तो फिर क्या किया गया, रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक NumPy नाम की लाइब्रेरी बनाई जिसको कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया. तो NumPy इज रिटन इन सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज में क्यों लिखा गया? क्योंकि इसकी जो सी लैंग्वेज की जो स्पीड है, वो प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो फास्ट है. तो दैट इज वाई द NumPy इज That is why the NumPy array is to be written in C language, which is faster in nature. तो क्या किया, इसको कोलैब कर दिया गया कि जो आपकी लैंग्वेज है उसको लिखा गया आपके, जो आपकी लाइब्रेरी बनाएगी उसको सी लैंग्वेज में लिखा गया जस्ट बिकॉज सी फास्टर इन नेचर है. और उसको पाइथन के साथ इंटीग्रेट किया गया बिकॉज की पाइथन का जो सिंटेक्स है वो लिखना ईजी है. तो दिस इज द रीजन. आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, आ रही है. भानु एक बार अपने साइड से चेक करो. ओके, सो दैट इज वाई जो आपकी पाइथन लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई जस्ट बिकॉज की जो NumPy आपकी लाइब्रेरी है उसको ऐड कर दिया गया आपके पाइथन के साथ. तो अब जो आपकी स्पीड थी डेटा को प्रोसेस करने की वो इंक्रीज होगी जस्ट बिकॉज की आपके पास NumPy लाइब्रेरी थी. और वो पाइथन के साथ सुटेबल इंटीग्रेट इसलिए हुई कि पाइथन का जो सिंटेक्स है दैट इज वेरी इजी टू राइट. तो जो पाइथन लैंग्वेज थी तब से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई जस्ट बिकॉज कि उसके साथ अब NumPy, pandas इस तरह की लाइब्रेरी से इंटीग्रेट हो गई सो दैट कि आपका डेटा को एनालाइज करना ईजी हो गया. So that is a beauty of a NumPy library, which is used to create the multi-dimensional array and implement the mathematical functions. वो हम देखेंगे अभी कैसे कैसे हम करेंगे. अगर मैं NumPy array को अपने Python की लिस्ट से कंपेयर करूं, बिकॉज लिस्ट जो है Python की दैट इज इट सेल्फ अ array. तो Python के अंदर आप लिस्ट बनाते हो, जो Python के अंदर लिस्ट बनती है दैट इज ऑल्दो हेट्रोजेनस डेटा टाइप, क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी तरह का डेटा सेव कर सकते हो. इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी अ कैरेक्टर ऑल्सो. तो ये आपको ये सपोर्ट करती है लिस्ट में. लेकिन जो आपका NumPy है वो है होमोजीनियस है जिसके अंदर आप सेम तरह का डेटा ही कंटेन कर सकते हैं. इट इज नॉट कंटेनिंग द हेट्रोजेनियस डेटा टाइप. ठीक है. जो लिस्ट है आपकी वो आपके हेट्रोजेनियस डेटा टाइप को कंटेन करती है. हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट किसी तरह का भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं लिस्ट के अंदर. बट NumPy array के अंदर इज नॉट पॉसिबल. द NumPy array इज ओनली कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ डेटा. यहाँ लिखा हुआ है. तो जो NumPy array है उसकी जो लोकेशन है या जो साइज है वो फिक्स कर दिया जाता है जब वो NumPy array हम क्रिएट करते हैं. लेकिन हम जो लिस्ट है उसके साइज को हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं एट द रन टाइम. सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. जो NumPy array वो मैथमेटिकल काफी ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है, लेकिन जो लिस्ट है उसके ऊपर आपके पास कुछ बिल्ड इन ऑपरेशन नहीं है. ठीक है. जैसे आप एरे के साथ, NumPy array के साथ कुछ भी आप अगर इस पर्टिकुलर कोई एरे है दैट इज अ np डॉट एरे, आपने एक NumPy array बनाया
1,2,3। अगर आप इसके पूरे एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट निकालना हो तो यू विल यूज अ डॉट मैक्स फंक्शन। तो इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो आपको मिल जाते हैं numpy के अंदर, जो कि आपको लिस्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द numpy arrays एंड लिस्ट, पाइथन की जो लिस्ट है आपकी। ठीक है, तो नाउ विल सी कि हम numpy arrays को क्रिएट कैसे करते हैं। इसका हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आई जस्ट ओपन माई जुपिटर नोटबुक। आप भी साथ साथ अगर करनी है तो कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक नई नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपको जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ से। एंड सबसे पहले आप क्या करोगे, numpy लाइब्रेरी अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, जो कि आपके जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, पहले मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ यहाँ पे, numpy बेसिक्स। तो आप इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं वहाँ पे, यार एक तो एक साथ ज्वाइन किया करो, क्लास में बार बार डिस्टर्ब होता है। तो पिप इंस्टॉल करके कमांड होती है, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, तो जब इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपके इसके अंदर numpy इंस्टॉल है। मेरे वाले के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसने बाय डिफॉल्ट बोल दिया कि numpy इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अगर आपकी नोटबुक पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इट्स नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है। तो अगर आपके पास numpy इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखते हो, इंपोर्ट numpy एज np। numpy एज np का मतलब है जो आपने np लिखा है दैट इज अलाइस नेम ऑफ योर इनबिल्ट लाइब्रेरी numpy। क्योंकि आप जब भी आप पूरे नोटबुक में जब भी आप numpy का यूज करोगे तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे np। तो आप इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो np इसलिए रखा हमने कि वो numpy का बिलोंग करता है। अदरवाइज आप यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी जो रखना चाहो अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, तो जनरली हम np से एक इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, अलाइस नेम क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट कि हमें np से रिलेट कर पाए कि np बिलोंग्स टू numpy। तो आप उसको इंपोर्ट कैसे करते हो, इंपोर्ट numpy एज np। आप इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी आपकी जुपिटर नोटबुक के अंदर। अब जो आप लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, इसके ऊपर आप अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो रिलेटेड टू द numpy लाइब्रेरी। अब numpy के अंदर सबसे पहले देखो कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 1D एरे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप देखो क्या लिखते हो, np। np इज अ numpy लाइब्रेरी नेम, तो हमने रखा है डॉट अरे। और इसके अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो। लिस्ट क्या, 1 2 3, बट द मेक श्योर द लिस्ट इज होमोजेनियस टाइप। ठीक है, तो जब आप इसको शिफ्ट करके एंटर प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि आपके एक 1D एरे क्रिएट हो गए यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आउटपुट ऑफ योर 1D एरे। हाउ सिंपल इट इज टू क्रिएट एन एरे। अगर आप सी के अंदर आप लिखते हो एरे को तो उसके अंदर बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, बट आपको numpy पैकेज के अंदर, पाइथन के अंदर, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ एनी डायमेंशन ऑफ एन एरे। ठीक है, अगर आपको 2D एरे क्रिएट करना है तो अगेन आप यू विल यूज np डॉट अरे। जो 2D एरे आपका वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, और मैट्रिक्स के अंदर होती है रोज एंड कॉलम। तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर आप फर्स्ट रो दोगे, और जितने भी रो का आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे अपने रोज के अंदर लिस्ट पास कर सकते हो। तो कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3, और सेकंड जो रो है आपकी दैट बिलोंग्स टू 5 कोमा 6 कोमा 7। व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस देन यू विल सी कि आपके यहाँ 2 डायमेंशन एरे का एक एरे क्रिएट हो गया, जिसके अंदर आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 1 1 3 4 इज ए फर्स्ट रो, 5 6 7 इज सेकंड रो, 1 5 इज फर्स्ट कॉलम, 3 6 सेकंड कॉलम, 7 4 7 इज थर्ड कॉलम। ठीक है,
क्लियर है सबको यहाँ तक? नो नेक्स्ट इज, अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो एरे की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आपने इंटीजर दिए हैं और आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हाउ विल यू दिस डू दिस? एनपी डॉट अरे, इसके साथ आपके पास एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको 1,2,3, इसके साथ एट्रीब्यूट मिलता है डी टाइप करके। डी टाइप इज इक्वल टू, ये बाहर डिक्लेयर होगा। यस, सो डी टाइप इज एट्रीब्यूट ऑफ दिस numpy array, जिसके आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। नाउ यू विल सी कि जो आपकी वैल्यू इंटीजर थी 1 2 3 4, अब वो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट में यानी फ्लोट में कन्वर्ट होगी। इफ यू वांट टू चेंज योर डेटा टाइप ऑफ योर गिवन इनपुट array, तो यू कैन चेंज बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट एज डी टाइप। ठीक है, नाउ हम एनपी एरे numpy array के कुछ फंक्शंस देखते हैं। सो फंक्शंस ऑफ numpy, जो पहला फंक्शन है जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, दैट इज योर अरेंज फंक्शन। ठीक है, अरेंज फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? एनपी डॉट अरेंज, अरेंज फंक्शन बेसिकली किस लिए होता है? एक आपको रेंज ऑफ नंबर निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है, इसके अंदर आप अगर मैं कहूँ यहाँ पे 100 नंबर प्रिंट करके दो, तो आप यहाँ पे 100 नंबर नहीं लिखोगे, तो आप एक रेंज बता देते हो अपने इस फंक्शन को, जिसका नाम है आपका अरेंज फंक्शन। तो आप कितने नंबर प्रिंट कराना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आप 100 नंबर प्रिंट कराना चाहते हो, तो इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली 100 नंबर फॉर यू। आपको एक लिस्ट बना के दे देगा कितने की, 100 नंबर की। अरेंज फंक्शन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे जो जितना नंबर आप पास करोगे उससे एक नंबर कम यहाँ पे प्रिंट होगा, जस्ट बिकॉज कि ये जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो 0 से 99 आपके टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। अगर आप एक रेंज में नंबर प्रिंट कराना चाहते हो कि आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में नंबर चाहिए, तो इट विल क्रिएट अ 1 to 10 नंबर। 1 से 10 के बीच में आपको सारे नंबर प्रिंट करके दे देगा। आपको चाहिए कि आपको 5 से लेके 20 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो 5 से लेके 20 तक के नंबर प्रिंट करा के दे देगा। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली एक रेंज फंक्शन होता है, जो आपको एक रेंज में डिफाइन करना होता है कि आप किस रेंज तक के नंबर प्रिंट कराना चाहते हो। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नंबर ऑल्टरनेटिव प्रिंट हो, तो यहाँ पे एक तीसरा जो आप वैल्यू देते हो यहाँ पे, वो उसका स्टेप साइज देते हो। अगर मैं स्टेप साइज 1 देता हूँ, तो 1 1 के स्टेप साइज से वो मूव करेगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10। अगर स्टेप साइज आप यहाँ पे बढ़ा देते हो, अगर मैं इसका स्टेप साइज 2 कर देता हूँ, तो ये देखो ये ऑल्टरनेटिव नंबर देगा। 5 के बाद 6 को स्किप कर देगा 7, 8 को स्किप कर देगा 9, 10 को स्किप कर देगा 11। तो ये ऑल्टरनेटिव नंबर प्रिंट करा रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका स्टेप साइज 3 दे दो, तो दो दो नंबर को स्किप कर देगा बीच में। ठीक है, तो ये आपका ये जो थर्ड पैरामीटर दैट इज स्टेप साइज। ये फंक्शन हम बहुत यूज करेंगे जब हम अपना डेटा सेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अरेंज फंक्शन। अगर आपको कोई भी रैंडमली वैल्यू जनरेट करानी है, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट वांट कि आपको एक ऐसा डेटा सेट बनाना है जिसके अंदर वैल्यू रैंडमली हो, तो उसके लिए आप फंक्शन जो यूज करते हो दैट इज अ रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन आपको क्या देता है? फ्लोट वैल्यू से रैंडमली देता है आपको, जनरेट द फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 to 1 के बीच में। आई थिंक 0 to 1 है, या एक बार देख लेते हैं करके। तो उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं एनपी डॉट रैंडम, द फंक्शन नेम इज रैंड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, तो देखो 3 आपको रैंडम वैल्यू दे रहा है आपको 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, आपको लिस्ट बना के दे दी उसने, जिसने उसने 3 नंबर 0 से 1 की रेंज में कोई भी 3 नंबर आपको रैंडमली जनरेट करके दे दिए। अगर आप इसको 2D के अंदर चाहते हो, अगर आप चाहते हो 3 by 2 यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यूज मिले 3 to 6 वैल्यूज आपको मिलेंगी बिटवीन 0 to 1 की रेंज में। तो दीज ऑल आर द फ्लोटिंग वैल्यूज। हमेशा रैंडम फंक्शन जो है आपको वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है, तो यहाँ पे आपको रैंड इंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। रैंड इंट का मतलब है कि रैंडमली जनरेटेड इंटीजर टाइप वैल्यू, और वो आप कितनी वैल्यू जनरेट कराना चाहते हो, आप एक पैरामीटर यूज करोगे यहाँ पे, साइज, कितनी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं 1 डायमेंशन के अंदर इसको क्रिएट कर रहा हूँ, साइज में आपको
दो नंबर चाहिए, तो आपने उसने तीन में से आपको दो नंबर जनरेट करके, दैट इज रैंडमली। अगर आपको रेंज में से निकालना, तीन से रेंज में से आपको, तीन से लेकर 10 तक में आपको दो रैंडम वैल्यू चाहिए, तो आपको छः और पाँच आपको रैंडमली, आप इसको जब जब एग्जीक्यूट करोगे हमेशा वैल्यू रैंडम आएगी। देखो मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आंसर हमेशा अलग आएगा, जब दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर हमेशा अलग आएगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने रैंडम फंक्शन यूज किया, तो हमेशा आप जब भी कॉल कर रहे हो इस फंक्शन को तो वो कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करके दे रहे हैं यहाँ से। तो इफ यू वांट टू जनरेट एनी रैंडम वैल्यू, तो आप यहाँ पे रैंड इंट फंक्शन यूज करते हो। इंटीजर ये आपको क्या देता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप ओनली रैंड फंक्शन यूज करते हो तो वो आपको ओनली रैंडमली वैल्यू जनरेट करके देता है। ठीक है। और जो वैल्यू होंगी वो फ्लोट टाइप की होंगी, बिटवीन द रेंज 0 to 1 के बीच में होंगी। तो ये भी फंक्शन हम बहुत बार यूज करेंगे अपने आगे वाले उसमें। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास रीशेप फंक्शन। रीशेप फंक्शन यूज करते हैं बेसिकली किसी एरे की शेप को चेंज करने के लिए। अगर आपके पास, आपने एक एरे बनाया है np डॉट अरे, जिसके अंदर आपने छह एलिमेंट दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 1D एरे है ये। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी एरे को आपको 2D में बनाना है, तो आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। अगर आप करंटली इसका शेप देखोगे, तो इसकी शेप देखो क्या है, 6 नथिंग। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ओनली 6 ही एलिमेंट है, उसका एक ही रो कॉलम नहीं है, जस्ट बिकॉज की 1D एरे है। अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो, इसको आपको 2D में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे फंक्शन यूज करते हो रीशेप। रीशेप में आप इसको कितनी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, टोटल 6 एलिमेंट है, तो आप या तो 2 रोज और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लो, 2 रोज और 3 कॉलम्स, या फिर रिवर्स भी कर सकते हो, 3 2, इसका मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो जिस शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने 1D एरे को, आप कर सकते हो यहाँ बाय यूजिंग द रीशेप फंक्शन। मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना है आपने कि यहाँ पे जो आप वैल्यू दोगे रीशेप फंक्शन के अंदर, वो आपके इन दोनों वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है उतनी टोटल एलिमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 एलिमेंट है और आप यहाँ दे रहे हो 4 2, तो ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए, 8 एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन आपके पास इनपुट के अंदर ये टोटल 6 एलिमेंट है। तो जो आप यहाँ पे साइज दोगे मैट्रिक्स का, दैट शुड बी अ कंपेटिबल विद द इनपुट एरे। तो जो आप 1D एरे यूज करें उसके कंपेटिबल में आप यहाँ पे साइज दे सकते हो। ठीक है, तो 3 2 दो या 2 3 दो, टोटल 6 एलिमेंट है आपके पास। क्लियर। अगला फंक्शन आता है लिनस्पेस। लिनस्पेस फंक्शन भी आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है, बट वो आपको एक रेंज में देता है। जनरेट इक्वी डिस्टेंस वैल्यू, इक्वल डिस्टेंस वैल्यू। इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो लिन स्पेस फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, बेसिकली लाइन स्पेस बोलते हैं इसको ना। ये जो फंक्शन का नाम है दैट इज लिन स्पेस की फुल फॉर्म लाइन स्पेस है, कि अगर आप किसी एक्सिस पे काम कर रहे हो तो उस पे आप कैसे अपने नंबर जनरेट कर सकते हो। आप उसके अंदर क्या देते हो, रेंज देते हो आप, कितने से, फॉर एग्जाम्पल मेरे को -10 से लेके 10 तक की रेंज के बीच में 10 नंबर आपको प्रिंट कराने रैंडमली। जो आपकी एक्सिस है वो -10 से लेके 10 है, उसके बीच में आपको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपको नंबर प्रिंट कराने हैं। जो लिन स्पेस फंक्शन है वो इक्वल डिस्टेंस पे वर्क करता है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देन यू विल सी कि ये -10 से लेके 10 तक के बीच में इसने ये नंबर 8 नंबर प्रिंट कराए, लेकिन वो सारे के सारे नंबर इक्वली डिस्टेंस के ऊपर। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है जब आप -10 से लेके इस नंबर का डिफरेंस निकालोगे, तो वो सेम होगा किसके, इस नंबर के, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द इन दोनों के डिफरेंस के। सिमिलरली जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो पिछले वाले के डिफरेंस से इक्वल होगा। इसका मतलब कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपके सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे -10 के बीच में आप 100 नंबर प्रिंट कराना चाहते हो, प्रिंट करके देगा, लेकिन हर एक नंबर का जो रेंज होगी या डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो जब भी आप कोई इक्वल डिस्टेंस फंक्शन यूज करोगे तो आप वहाँ पे लिन स्पेस यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ विल डिस्कस लिटिल अबाउट एट्रीब्यूट्स, हम कौन कौन से होते हैं।
एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर, मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एंड डायमेंशन ऑफ अ। डायमेंशन के लिए आप क्या करते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर अपने एरे की डायमेंशन चेक करनी है, तो चलो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं दो एरे बना लेता हूँ। A1 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज फंक्शन यूज करके मैं यहाँ पे विल क्रिएट एन एरे। A2 बना लेता हूँ, ये हमारा 1D एरे ऊपर वाला है, मैं 2D एरे बना लेता हूँ। np डॉट अरेंज 4,3 12 का बना लेता हूँ, और इसको मैं रीशेप कर देता हूँ 4 और 3 के अंदर, 4,3। ठीक है, एक चलो 3D एरे भी बना लेते हैं। 3D एरे देखा नहीं आपने कैसा है, उसमें 3 ब्रैकेट्स होंगी। अरेंज 3D के अंदर आप 3 डायमेंशन यूज करते हो, है ना। तो इसका हम ले लेते हैं 2,2,2, 8 का ले लेते हैं। उसके अंदर आप रीशेप फंक्शन यूज करोगे। इसके अंदर आप जो डायमेंशन पास करोगे 3 डायमेंशन, इसका मतलब 2,2,2, 2 टू द 8 यानी कि टोटल 8 एलिमेंट है आपके पास। तो ये आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, नाउ विल शो कि तीनों एरे कैसे दिखते हैं। ये आपका 1D एरे है A1, A2 आपका 2D एरे है, और A3 आपका 3 डायमेंशन एरे। 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, 1 ब्रैकेट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट देखते हैं एंड डायमेंशन। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की डायमेंशन देखनी हो, फॉर एग्जांपल A1 की मेरे को डायमेंशन देखिए कितने डायमेंशन का मैट्रिक्स का, कितने डायमेंशन का एरे है, तो मैं क्या लिखूंगा A1 डॉट एंड डिम एंड विल एग्जीक्यूट। तो रिटर्न करेगा आपको 1, इसका मतलब 1 डायमेंशन क्या है। अगर आपको सेकंड का चेक करना है तो इसकी डायमेंशन कितनी है 2। थर्ड का चेक करोगे तो थर्ड की डायमेंशन कितनी है 3। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास शेप। अगर आपको एरे की शेप देखनी है, A1 डॉट शेप, इसका मतलब शेप का मतलब कि टोटल आपके जो एरे की शेप है वो कितनी है। यानी कि टेस्ट 10,1 का मतलब है कि इसके अंदर जो पहला एरे आपका A1, उसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट है। ठीक है, और एक ही रो के अंदर है, इसका मतलब टोटल 10 एलिमेंट है बट देर इज नो कॉलम। अगर आप A2 की शेप निकालोगे तो इट इज योर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो A2 के अंदर आपके पास टोटल 1, 2, 3, 4 रोज है, लेकिन 3 कॉलम्स हैं। तो शेप से आप पता कर सकते हो कि आपका जो डेटा सेट आपने लोड किया है उसका डायमेंशन कितना है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, जब आप डेटा सेट को लोड करोगे तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप अपने डेटा सेट का डायमेंशन देखते हो कि वो कितने डायमेंशन का डेटा है। ठीक है, तो आप उसके लिए शेप फंक्शन यूज कर सकते हो। थर्ड आता है आपके पास साइज। अगर आपको अपने एरे का साइज निकालना है तो A1 डॉट साइज इज एट्रीब्यूट। तो A1 के अंदर टोटल 10 एलिमेंट है। A2 के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, क्योंकि 4,3 का शेप है जो 4 की 12। A3 के अंदर देखते हैं कितने। A3 के अंदर टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो साइज आपका जो एट्रीब्यूट है वो आपको क्या बताता है, पर्टिकुलर इसका साइज, आपके एरे का साइज। और तो होता है आपके पास डी टाइप। अगर आपको अपने एरे का डेटा टाइप चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो आप, A1 डॉट डी टाइप। तो देखो आपको क्या रिटर्न करता है, इंटीजर 64। इसका मतलब जो आपने एरे लिया है अपना A1 का, उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज हैं, हर एक का साइज 64 है। ठीक है, तो अगर आप इसके एरे को साइज को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो 64 में ही सेव करता है, 64 बिट्स के में सेव करता है। बट अगर आप अपने एरे की मेमोरी को सेव करना चाहते हो तो आप इसको मैन्युअली कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक पैरामीटर है डी टाइप, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट इंटीजर 32। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा। देखो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करोगे इसका इंटीजर का टाइप कितना चेंज हो जाएगा, 32। अगर मैं दोबारा से अब इसके ऊपर डी टाइप फंक्शन लगाता हूँ देन यू विल सी कि इसका डेटा टाइप 32 में रिड्यूस हो गया। तो इफ यू वांट टू मैनुअल कि अगर आप अपने डेटा के डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहते हो
So you will use a parameter as d type is equal to np dot int 32. ठीक है, बाय डिफॉल्ट 64 में लेता है वो। क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? So now next we'll discuss what are the operations on NumPy. So first operation है scalar operation. स्केलर का मतलब आप जब सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो अपने एरे के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर ऑपरेशन। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलर ऑपरेशन। स्केलर का मतलब कि आपके पास कोई भी एक एरे है, फॉर एग्जाम्पल इवन एरे, इसके ऊपर आप कोई भी स्केलर ऑपरेशन लगाओगे, तो स्केलर का मतलब अगर मैं सारे एरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन यू विल गेट द आंसर है कि पूरी की जो आपकी एरे की लिस्ट है वो आपके सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसके अंदर एडिशन करना चाहूँ तो मैं सारे नंबर 2 से ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस करना चाहो तो आपके पास सारे नंबर 2 से माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली आप A2 पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास 2 डायमेंशन का मैट्रिक्स है तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी स्केलर ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर आप इसके ऊपर कोई रिलेशन ऑपरेटर चलाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि A1 की वैल्यू 10 से बड़ी है, जो A1 के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है, क्या वो सारे 10 से बड़े हैं? अगर वो बड़े होंगे तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो आपको जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर लेस देन लगा दूं तो देखो सारे के सारे नंबर छोटे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो 5 से कुछ जो छोटे नंबर होंगे उस पर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज उसके साथ फॉल्स आ जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपको हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर का मतलब है कि आप दो एरो को पकड़ के आपस में उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मैथमेटिकली कोई भी ऑपरेशन। अभी हमने स्केलर क्वांटिटी से अपने एरे की वैल्यू को या तो माइनस मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, या प्लस किया था, माइनस किया था। लेकिन अगर हम क्या हम दो एरे को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? तो यस, दैट ऑपरेशन इज नोन टू बी द वेक्टर ऑपरेशन। तो इफ आई वांट टू परफॉर्म A1 प्लस A2, ठीक है, तो दो एरे को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ऑपरेटर कोड नॉट बी ब्रोकन। अच्छा, हमने जो ए वन आपका 1 डायमेंशन का मैट्रिक्स है, तो आपको इसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी, है ना? इसके अंदर है 12 एलिमेंट, तो मैं पहले क्या करता हूँ, A1 के अंदर 12 एलिमेंट डाल देता हूँ, क्योंकि जब तक इसकी शेप मैच नहीं करेगी तब तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे A1 को देखूँ, नाउ यू विल गेट द 12 एलिमेंट। A2 हमने ऑलरेडी 2 डायमेंशन के अंदर आपका, तो इसको भी 2D एरे में लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रीशेप कर देता हूँ, इसको भी 4, 3 कर देते हैं। यस, नाउ वी कैन परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन इन 2 एरेज। ठीक है, क्योंकि जो आपका A2 एरे था वो 2 डायमेंशन के अंदर था, A1 आपका 1 डायमेंशन में था। तो जब तक आप दोनों वेक्टर ऑपरेशन तब तक परफॉर्म नहीं जब तक वो सेम उसमें क्वांटिटी में नहीं आए थे। तो हमने A1 को क्या कर दिया, रीशेप करके उसको उसी डायमेंशन में लिया जिसमें आपके A2 मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे इसको माइनस करना चाहो तो माइनस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो विद द 2 एरे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आपके मीन मैक्स ऑपरेशन। अगर आपको अपने एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे? A1 डॉट मीन लगा दोगे। मीन इज अ फंक्शन, यस,
तो आपके एरे की जो सबसे A1 जो आप कह रहे थे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करा देता हूँ। तो हम यहाँ पे A1 डॉट पूरे एरे की अगर आपको मिनिमम वैल्यू है तो यू कैन कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू आपकी 0। अगर आपको इसको देखना है क्लियरली देन यू कैन राइट दिस। तो एरे की जो आपकी पूरी इस एरे की मिनिमम वैल्यू 0 है। सिमिलरली अगर आपको मैक्सिमम देखनी है तो यू कैन राइट द फंक्शन एज मैक्स। तो पूरी एरे की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर आपको सारे एरे के एलिमेंट का सम कराना है तो यू कैन यूज द फंक्शन एज सम। तो क्या करेगा, इस एरे के जितने एलिमेंट हैं इन सबको आपस में जोड़ देगा। इसका मतलब इसका सम करके दे देगा आपको, डेट इज 66। अगर आपको पूरे एरे की मीन वैल्यू निकालनी है तो यू विल यूज द फंक्शन एज मीन। क्या करेगा, इस पूरे एरे को सम करके टोटल डिवाइडेड बाई 12 कर देगा, तो उसका बाद आपको मीन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ योर डेटा सेट। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, वेरिएंस क्या होते हैं, वो आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है कि जहाँ पे आप डेटा का वेरिएंस निकालते हो और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो। तो वो जब स्टैट्स पढ़ेंगे कभी तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन वेरिएशन क्या है। ऑल दो दोनों, ये जो दोनों पैरामीटर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बट ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो जब स्टैट्स पढ़ोगे कभी क्लास के अंदर या आगे कभी, तो फिर आपको ये समझ में आएंगे कि दोनों पैरामीटर आप कैसे यूज करते हो। यहाँ पे ओनली फंक्शन देखो कि फंक्शन आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक के फंक्शन क्लियर है सबको? और फंक्शन देख सकते हैं हम, साइन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने हैं नमपाई के साथ तो आप कैसे कर सकते हैं, एनपी डॉट साइन। इसके अंदर आप जिस एरे का आप निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एरे के ऊपर मैं सारे साइन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने A1 के अंदर जितनी वैल्यूज हैं ये इनपुट करा दिया आपको, और इसके सब के कोरस्पॉन्डिंग उसने क्या निकाल दिया, तो साइन फंक्शन निकाल दिया। तो आपको ये उसने रिटर्न करी वैल्यू विच इज द साइन वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द बंडी एरे। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर कॉस, कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसके अलावा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना चाहो, आप चाहते हो कि लॉग निकल जाए सारे एलिमेंट का, तो क्या लिखोगे, एनपी डॉट लॉग, और इसके अंदर आप पास कर दोगे अपना एरे एंड यू विल गेट द लॉगरिथम आंसर। देखो 0 है आपका जो पहला एलिमेंट है, log 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है तो इट विल शो इन्फिनिटी। ठीक है। रेस्ट आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखना चाहते हो तो आप उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर आप एरे पास कर देते हो अपना, these all are the exponential values of your given array। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल सी। अच्छा यहाँ तक क्लियर है पहले? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। कि अगर आपको एरे के कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हाउ विल यू एक्सेस द एरे एलिमेंट। तो उसके लिए आप दो कंसेप्ट यूज करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं और स्लाइसिंग करते हैं। जो इंडेक्सिंग होता है वो आपको सिंगल नंबर के ऊपर वर्क करता है, सिंगल नंबर। और जब तक स्लाइसिंग है वो आपका मल्टीपल नंबर्स पे वर्क करता है। सबसे पहले इंडेक्सिंग देखते हैं। अगर मैं आपको A2 मैट्रिक्स दिखाऊं यहाँ पे, तो A2 हमारी क्या थी, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी। तो इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, हर जो रो होती है उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर नमपाई के अंदर जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये 0 कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है। इसी तरह से आपकी 0th रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। ठीक है। तो अगर आपको एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसका रो और कॉलम मेंशन करते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 7 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, A2। अब देखो 7 कौन सी रो में है, ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसका मतलब 0 कौन सी रो में है, सेकंड रो में। कॉमा कौन से कॉलम में है, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में। तो 2,1 लिखूंगा तो आप 7 को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे देन यू विल गेट। ठीक है।
तो इंडेक्सिंग हमेशा आपके सिंगल नंबर के ऊपर वर्क करती है। अगर आप एरे के सिंगल नंबर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 चाहिए आपको, तो 5 को कैसे लिखोगे? ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है? तो कौन सी रो में है ये? 0 रो और फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो में है। और कॉलम कौन सा है? 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में। देन यू विल गेट 5। ठीक है। तो अगर आपको एरे की इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन यू विल यूज द इंडेक्सिंग। अगर आपको एरे के मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना है, नाउ यू वांट कि आपको ये वाला पोर्शन एक्सेस करना है, जिसमें 4 5 7 8 और 10 11 प्रिंट हो जाए आपके पास। आपके एरे के इस पार्ट को आपको स्लाइस करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग का मतलब जिस एरे के पोर्शन को आपको कट करना है, स्लाइस करना है, वो आप उसको कर सकते हो। ठीक है। तो ये अगर आपको 4 5 7 8 और 10 11 चाहिए, तो देखो स्लाइसिंग कैसे करते हैं। A2 में सबसे पहले आप यहाँ क्या प्रिंट करते हो? रोज। ठीक है। फिर आप लगाते हो कॉलम। कॉलन लगा के आप यहाँ पे कॉलम नंबर मेंशन करते हो। ठीक है। तो मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसे आप डेटा को फेच करते हो। तो अगर मेरे को 4 5 7 8 और 10 11 वाला चाहिए, तो उसको कैसे आप एक्सेस करोगे? सबसे पहले देखो, जो आपका जो 4 5 वाला है, कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है? ये रो नंबर 0, रो नंबर 1। तो आप कैसे लिखते हो इसको? रो नंबर 1 कॉलन, इसके बाद आप लास्ट रो बताते हो कि कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 5 7 8 और 10 11, 10 11 पे आपकी सारी रोज खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब 4 5 से, यानी कि रो नंबर 1 से लेके आपको सारी रोज का डेटा चाहिए। तो जब हम सारी रोज लिखते हैं, तो हम अपने अगली वाली एंट्री को क्या करते थे? ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक का मतलब होता है कि ऑल रोज, कॉमा। अब यहाँ पे क्या मेंशन करते हो? अपने कॉलम का, कौन से कॉलम से आपको डेटा फेच करना है? ये आपका 0th कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है। तो आपको क्या चाहिए? 0 और फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम से लेके इस कॉलम तक का डेटा चाहिए, है ना? 4 5 7 8 10 11। तो मैं इसको कैसे लिख? फर्स्ट से लेके सारी सारे कॉलम का डेटा चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखो। देन यू विल गेट अ 4 5 7 8 10 9। आपको ये वाली चीज फेच होगी। कॉलम के बाद ब्लैंक क्यों लिखा? इसका मतलब, ब्लैंक का मतलब है ऑल कॉलम्स। अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक भी हो सकते हो कि फर्स्ट कॉलम से लेके मेरे को ये 0th कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। इसका मतलब जब आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हो, तो हमेशा जो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे देते हो, अपने लिस्ट के अंदर पढ़ा होगा कि जो नंबर यहाँ देते हो उससे वो पहले वाले नंबर तक जाके रुकता है। तो अगर मेरे को सेकंड पे रोकना, तो मेरे को यहाँ 3 देना पड़ेगा। अगर मेरे को फर्स्ट पे रोकना था, तो मैं यहाँ पे 2 देता। तो जिस भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, या जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम को एक्सेस करना है, तो उस पर्टिकुलर रो से अगली वाली रो का नंबर आपको यहाँ देना होता है। तो अगर मैं 1 कॉलम 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कॉलम फर्स्ट से लेके सेकंड कॉलम तक, कॉलम फर्स्ट से लेके सेकंड कॉलम तक। देन इफ आई एग्जीक्यूट, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह आप रो स्पेसिफिक हो सकते हो कि आपको कौन सा डेटा चाहिए था। 4 5 7 8 और 9 10, ये रो नंबर 1 2 3। तो आपको 4 तक का चाहिए डेटा, इसका मतलब है आप क्या लिखोगे? सिमिलरली सेम डेटा। तो जब आप ब्लैंक लिखते हो, ब्लैंक का मतलब है कि आपको इसके बाद का सारी रोज चाहिए। और जब आप यहाँ पे ब्लैंक नहीं लिखते हो, तो आप स्पेसिफिक बताते हो कि किस रो से लेके किस रो तक का डेटा करना है। आई होप ये समझ पाए आप अच्छे से। स्लाइसिंग पता लग गई सबको कैसे करते हैं? यस। अच्छा, अगर आपको ओनली 7 8 और 10 और 11 को प्रिंट करना है, तब क्या करोगे? 7 8 10 और 11 में। तो देखो क्या करोगे, ये सबसे पहले कौन सी रो में है? 0 1 2, सेकेंड रो में है। सेकेंड रो के बाद आपको लास्ट तक जाना है, तो इसका मतलब ऑल रोज प्रिंट करानी है। कॉलम सेम यही है आपका। देन यू विल सी कि 7 8 और 10 और 11 प्रिंट हो गया आपका। ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 6 7 9 और 10 प्रिंट कराना है, तब क्या लिखोगे यहाँ पे? 6, इतना पोर्शन चाहिए रहेगा, ये वाला। या चलो इतना निकाल लो, 6 7 8 9 10 11, ये आपको 6 वैल्यू चाहिए। तो कैसे लिखोगे? अब ये कौन सी रो में है? ये रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, यानी कि रो नंबर 2 से लेके आपको सारी रोज चाहिए आगे तक की। और कॉलम्स क्या चाहिए आपको? कॉलम 0 से लेके ऑल कॉलम, 0 से लेके ऑल कॉलम। देखो यहाँ पे क्या आ गया? 6 7 9 और 10।
तो दिस इज हाउ यू विल डू द स्लाइसिंग। जब आप डेटा सेट यूज करोगे अपने रियल टाइम पे, तो आपको डेटा सेट के अंदर से वैल्यूज फेच करनी होंगी, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम्स फॉलो करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्लाइसिंग करते हो। ठीक है, ये स्लाइसिंग आपने लिस्ट में भी पढ़ी होगी। तो सिमिलर वे के अंदर आप यहाँ पे स्लाइसिंग को इंप्लीमेंट करते हो। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप इंडेक्सिंग की बात करते हो तो आप एक सिंगल एलिमेंट को फेच करते हो, जब स्लाइसिंग की बात करते हो तो आप मल्टीपल नंबर्स को एक साथ फेच करते हो। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट? इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करना, स्लाइसिंग के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यस, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आइट्रेशन। अगर आपको लूप्स के थ्रू नंपाई एरे को एक्सेस करना हो, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं किसी भी एक लूप को यूज करने के लिए। तो मैं एक एरे पहले देख लेते हैं, दिस ए वन एरे। अगर इसके हर एक एलिमेंट को लूप से प्रिंट कराना हो, तो आप क्या लिखते हो, फोर आई इन ए वन। ए वन के अंदर जितने एलिमेंट है कॉलन, और उसके बाद प्रिंट ए वन। ये मल्टीपल टाइम प्रिंट आई। ठीक है, आई के ये ए वन के अंदर जितने एलिमेंट है, यू विल एक्सेस ऑल द एलिमेंट टू द फॉर लूप। सिमिलरली 2D मैट्रिक्स के अंदर भी आप इसको सिमिलरली आप इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 3D के अंदर भी आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर लूप के थ्रू आप सारे एलिमेंट एक्सेस करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। दिस कॉल्ड द आइट्रेशन। क्लियर है? अगर आपको एरे को अपने 2D मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना हो, तो वी हैव यूज्ड अ फंक्शन एज ट्रांसपोज। A2 डॉट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज अ फंक्शन। देखो, ये आपका जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो गया, रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। ठीक है, एक फंक्शन आता है आपका, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसको हम रेवल फंक्शन बोलते हैं। रेवल क्या करता है कि अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी टू डी मैट्रिक्स के अंदर है, और आपको उसको यहाँ से डायरेक्टली क्या करना है, 1D के अंदर लेके जाना है, तब आप क्या करते हैं इसको, इफ यू वांट टू टेक द डायमेंशन बैक, अगर आपको 3D को 2D में लेके आना है, 2D को 1D में लेके आना है, तो आप यहाँ पे रेवल फंक्शन यूज करते हो। रेवल फंक्शन क्या करता है आपका, A2 डॉट, फॉर एग्जाम्पल सेकंड 2D मैट्रिक्स A2 को मैं 1D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यू विल सी कि जो आपकी 2D मैट्रिक्स है वो 1D में कन्वर्ट होगी। ठीक है, एक बार ये 3 करके देखते हैं। यस, इफ यू वांट टू रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ योर मैट्रिक्स, तो यू कैन यूज द रेबल फंक्शन। रेबल फंक्शन आपको हर एक डायमेंशन सीधा 1D मैट्रिक्स में ले आता है। राइट, ये तो आपके नमपाई के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमने यूज किए। इफ यू वांट टू मेक योर ओन फंक्शन, अगर आप यहाँ पे खुद के यूजर डिफाइन फंक्शन आप खुद बनाना चाहते हो, तब आप नमपाई लाइब्रेरी का भी यूज करके वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है आपका सिग्मोइड फंक्शन, जो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ोगे, रिग्रेशन एल्गोरिथम, ये आपके सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के अंदर। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसके लिए आपको सिग्मोइड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। लेट मी शो यू कि सिग्मोइड फंक्शन कैसा होता है। Yes, this is a sigmoid function. A sigmoid function is a mathematical function whose graph has a characteristic S-shaped curve और a sigmoid curve। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये सिग्मोइड ग्राफ है। सिग्मोइड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, जो मिडिल पार्ट है वो आपका 0.5 है, जो लोअर वैल्यू वो 0, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 1 है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ सिग्मोइड। अब ये ग्राफ बनता कैसे, इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, दिस इज अ फंक्शन।
ये फंक्शन आप यूज करते हो, दैट इज अ 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + e⁻⁻x। ठीक है, माइनस एस आपके डेटा सेट के वो पॉइंट हैं जो आपके पास इनपुट कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप उसके ऊपर सिग्मोइड फंक्शन लगाते हो तो आपके सारी की सारी जो वैल्यू है वो 0 1 के बीच में लाई करने लग जाती है और आपका एक ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, तो डायरेक्टली नमपाई के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, तो इसको अगर आप अपने यूजर डिफाइन में खुद डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिग्मोइड फंक्शन बना सकते हो। तो मैं एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको सिग्मोइड के नाम से। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चलो पहले एक एरे ले लेते हैं। एरे इज इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज फंक्शन से एक एरे क्रिएट कर लेते हैं 10 डिजिट का। इसका मतलब यहाँ पे एक 10 नंबर रेंडमली प्रिंट होंगे और वो एरे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी एरे को मैं पास कर देता हूँ आपके फंक्शन के अंदर। अब क्या करेगा ये फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा, एरे यहाँ से एक एक वैल्यू उठाएगा, वो वैल्यू एरे में स्टोर होगी, ये एरे इसमें फंक्शन के अंदर जाएगा और फंक्शन से हम क्या कराना चाहते हैं, हर एक उसकी वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं। किसकी? जो सिग्मोइड फंक्शन है आपका। सिग्मोइड फंक्शन क्या है आपका? जिससे सिग्मोइड फंक्शन, तो ऐसे कर लेते हैं। ये दिस इज सिग्मोइड फंक्शन 1 / 1 + e⁻⁻x। इसको कैसे लिखेंगे, क्या रिटर्न करेगा? 1 प्लस, नीचे वाली टर्म क्या है, 1 प्लस, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अप्लाई ऑन द एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या है आपका, जो हमने यहाँ पे एरे बनाया है, यही आपका एक्स है। अगर आप इसको यहाँ पे एक्स लिखना चाहो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे, यहाँ पे एक्स बात कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, e⁻x, e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप नमपाई में कैसे यूज करते हो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो यू विल यूज दिस कमांड एज np डॉट एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, np डॉट एक्सपोनेंशियल। किस पे अप्लाई करना है आपको, माइनस एक्स के ऊपर। तो आप माइनस को कैसे लिखते हो, माइनस, और यहाँ पे अंदर क्या पास कर रहे हो आप, एक्स पास कर रहे हो। ठीक है, तो हम फंक्शन को ये हमने डिफाइन कर दिया। नाउ विल कॉल द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं sigmoid x। तो व्हेन आई रन दिस कोड देन यू विल गेट, आपको 10 वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे कितने नंबर दिए थे हमने, यहाँ पे 10 नंबर। हुआ क्या है, यहाँ पे पहला नंबर आया इसके अंदर से, फर्स्ट वैल्यू आई, वो एक्स में स्टोर हुई, एक्स को हमने पास किया सिग्मोइड फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर दिया 1 + 1 सॉरी गलत किया है यहाँ पे ना, 1 डिवाइडेड बाय है यहाँ पे, 1 / 1 + e⁻⁻x। माइनस एक्स का मतलब है जो एक्स की पहली वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट, e⁻−1, फिर -2 -3 -4, ऐसा वो 10 वैल्यूज के लिए करेगा और वो रिटर्न करता जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू का रिजल्ट है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, सिक्स का, टोटल 10 वैल्यूज उसने रिटर्न कर दी। समझ में आया? एक फंक्शन और देखते हैं बना के, मीन स्क्वेयर एरर, एमएससी। देखो एमएससी हम बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज करते हैं। एमएससी का फॉर्मूला होता है, एमएससी स्टैंड फॉर मीन स्क्वेयर एरर। मीन स्क्वेयर एरर कैसे दिखता है आपको, दिस इज अ मीन स्क्वेयर एरर, ये फॉर्मूला होता है आपका। यहाँ पे जो बेसिकली वाई आई है आपका, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो डेटा सेट के अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट है, और वाई आई जो हैट है आपका, वो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000, और उसी एम्प्लॉय की सैलरी जब आपने अपने मॉडल से पूछी तो उसने बताई 27,000। तो जो 25 और 27 के बीच में डिफरेंस है 2,000 का, उसी को हम एमएससी बोलते हैं, दैट इज अ मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन मीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यही जो डिफरेंस है वो अपने हर एक डेटा पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाल लिया,
एवरेज के लिए भी यूज द टर्म एज मीन स्क्वेयर्ड एरर। स्क्वेयर इसलिए किया क्योंकि जो आपका डिफरेंस होगा अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो वो स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और उसका हमने सब एवरेज निकाला तो एवरेज आपका क्या बनता है, एमएससी, दैट इज योर मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो लेट्स सी इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं अगेन एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एमएससी के नाम से। इसके अंदर आपको दो वैल्यूज चाहिए, एक तो आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए दैट इज योर वाई, और एक सेकंड वैल्यू चाहिए आपको प्रिडिक्टेड। ठीक है। अब पहले, अब देखो मैं दो वैल्यू जनरेट करा रहा हूँ यहाँ से, एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्चुअल के नाम से, एनपी डॉट, मैं लिनस्पेस फंक्शन यूज करके वैल्यूज क्रिएट करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको -10 से 10 के बीच में 100 नंबर चाहिए। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, 100 से 10 ले लो यहाँ पे, तो 3 नंबर से काम चल जाएगा। फिर आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू चाहिए। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू वो है जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। तो एनपी डॉट लिनस्पेस, अच्छा हम यहाँ पे लिनस्पेस क्यों यूज कर रहे हैं, हमें तो वैल्यू रैंडमली चाहिए ना। हमें एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू दोनों अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर ये फंक्शन यूज तो वैल्यू सेम आ जाएगी तो एरर जीरो हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज कर लेता हूँ। रैंडम डॉट रैंड, और यहाँ पे हम 10 वैल्यू ले लेते हैं सिमिलरली। ये आपको 10 रैंडम वैल्यू दोनों निकाल के देगा। रैंडम का मतलब है दोनों का आंसर अलग अलग होगा हमेशा। देखो जब आप एक्चुअल को यहाँ पे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। देखो हमेशा हमेशा वैल्यू जो है वो रैंडमली आएंगे आपके पास। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, देन यू विल सी की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेते हैं, रैंड इंट कॉमा, ये 10 रैंडम वैल्यू है इंटीजर टाइप की। अब मैं इसको जब जब चेंज करूंगा हमेशा वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है। सिमिलरली हम प्रिडिक्टेड के लिए भी ले लेते हैं 10 इंटीजर वैल्यू, विल गिव द पैरामीटर एज। ठीक है। नाउ यू विल सी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, दैट इज ऑल्सो रैंडम वैल्यू। ठीक है। तो रैंडमली इसलिए किया कि हमें एरर फाइंड आउट करना है बीच में एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में। नाउ विल सी कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब हमने फंक्शन में क्या रिटर्न कराना है, क्या रिटर्न हो आपका। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। तो हमने क्या लेना है, स्क्वेयर लेना है। स्क्वेयर कैसे लेते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, स्क्वेयर ले लिया। ठीक है। और उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, सारे का मीन निकालना है। तो हम हमारे पास फंक्शन है मीन का, हमें हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे नंपाई के अंदर। यहाँ पे हमने मीन निकाला था यहाँ पे। मीन में इस फंक्शन किए थे यहाँ पे, कहाँ किए थे, आई थिंक यहाँ पे हमने फंक्शंस पढ़े थे, ये ऑपरेशन। यहाँ पे अगर हमने इसके ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, देन यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू इज 0। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, मीन फंक्शन। तो आप यहाँ पे मीन भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अपने पूरे इसका मीन निकाल रहे हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, एनपी डॉट मीन, आई थिंक ये लिखा जाएगा ये। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस कोड,
तो आपको मीन चला नहीं इसके ऊपर ना, ने इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के दे दी। एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड पेयर का मीन। अरे यार फंक्शन तो कॉल नहीं किया। MSC एक्चुअल कॉमा प्रेडिक्ट, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया, ये MSC फंक्शन कॉल यहाँ पे होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू पास होंगी एंड यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट। तो दिस इज द मीन वैल्यू। मीन कितना निकला 19.5। तो दिस इज द MSC score of this particular function. So this is how you can create your own function in the NumPy library. ठीक है, अपने फंक्शन खुद बना सकते हो अगर आपके पास इनबिल्ट फंक्शन नहीं है तो, राइट। ओके, तो नेक्स्ट विल सी हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ इन NumPy। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले ग्राफ के लिए हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओनली यहाँ पे देख लो मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot plt। मैंने एक लाइब्रेरी इंसर्ट की है जस्ट ओनली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ग्राफ्स के लिए। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब पूरा। अभी जस्ट ओनली नंपाई के साथ कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ, जस्ट यहाँ पे वो देख लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। इसमें -10 से लेके 100 वैल्यू जनरेट करा। ठीक है, पहले जो हम ग्राफ बनाएंगे वो एक्स इज इक्वल टू वाई का बनाएंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल होंगी तब आपका ग्राफ कैसे नजर आएगा। तो आई एक्स को मैंने यहाँ पे जनरेट करा लिया, तो वेल कॉपी दिस एक्स वैल्यू इन वाई। और अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पी एल टी डॉट प्लॉट। प्लॉट इज अ फंक्शन इज मैटप्लॉटलिब टू ड्रॉ द लाइन प्लॉट। इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, एक्स और वाई पास कर देता हूँ आपकी, जो आपने यहाँ से एक्स जनरेट की है और यहाँ से जो वाई जनरेट की है। देन व्हेन आई विल एग्जीक्यूट एरर, ओके, so you will get this straight line curve। हमने इक्वल वैल्यूज रखी हैं क्योंकि जितना एक्स बढ़ रहा है उतना वाई बढ़ रहा है। अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, तो जितना आप एक्स बढ़ा रहे हो उतना वाई बढ़ा रहे हो यहाँ पे, तभी आपका जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर आप और कोई फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफ बनाना चाहते हो एक्स स्क्वायर का, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन हाउ विल यू, मैं इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स मेरा यही है, वाई मेरा क्या होगा, जो एक्स की पावर 2 होगा। तो व्हेन आई रन दिस कोड, तो दिस इज अ कर्व ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप जो सिग्मोइड हमने ऊपर बनाया है फंक्शन, अगर आप उसका कर्व देखना चाहो तो वी कैन ऑल्सो प्लॉट दैट। आई जस्ट कॉपी पेस्ट मोड ग्राफ। यहाँ पे आप y के अंदर क्या कर रहे हो, हमने क्या फंक्शन बनाया था y का, एक्स एक्सिस पे आपकी ये वाली रोज है, y पे आपका 1/1 प्लस सॉरी 1 डिवाइड बाय, क्या फंक्शन, यस 1 डिवाइड बाय
1 प्लस ई रेज पावर एक्स, यानी कि एनपी डॉट एक्सपोनेंट माइनस एक्स का मतलब है कि ये जो आपका एक्स है, यहाँ पे आपका माइनस और इसके अंदर एक्स, ये आपके वाई की वैल्यू बन जाएगी, आपके एक्स की वैल्यू, देन विल सी was never closed. Okay. So this is the same curve that we have seen. ये आपका सिग्मोइड वाला ग्राफ जो हमने देखा था, तो आप ये डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप साइन का ग्राफ बनाना चाहो, साइन वेव्स का कर्व, साइन एक्स, साइन, अच्छा, साइन इज अ फंक्शन विच इज ऑलवेज यूज विद द numpy, so this is a np dot sin, so this is a sine curve। ठीक है, तो बाय यूजिंग द numpy library you can also प्लॉट द ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो यूजिंग द numpy library, राइट। तो अबाउट द numpy लाइब्रेरी, कि आप numpy के अंदर कैसे कैसे अपने एरेस को क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हो।